बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन आज 10 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। पिछले चंद घंटों में 27वीं आईनी तरमीम को लेके जो चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़ास तौर पे हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को क्या पेशकश की गई और उस पेशकश को जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से क्यों ठुकरा दिया गया, उस पेशकश को क्यों एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया। एक तो ये बड़ी खबर, इसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे जो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया है। इस ख़त पे जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए जो एक बड़ा झटका है, इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आगाज़ में, वीडियो लॉग के आगाज़ में 27वीं आईनी तरमीम से जुड़ी जो पार्लिमान की साइट पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनकी मुख्तसर सी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन 64 वोट चाहिए थे हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम के प्रपोजल की तजावीज़ की सेनेट के ऐवान से मंजूरी लेने के लिए, लेकिन ऐन मौके पे इरफान सदीकी साहब और जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो रुकन हैं बलीदी साहब, उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया। सदीकी साहब बीमार हो गए, बलीदी साहब ने, उनकी जमात ने इस तरमीम में हुकूमत को सपोर्ट और वोट देने से इनकार कर दिया। इस वक्त नाज़रीन सेनेट के ऐवान में जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 27वीं आईनी तरमीम की शिकों पर शिकवार यानी एक एक करके मंजूरी का अमल जारी है और इस मंजूरी के अमल में दो सेनेटर, एक मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से हैं अहमद खान, और एक सेनेटर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है सैफुल्ला अबड़ो, वो इन तरमीम के हक में वोट कर रहे हैं। इन तरमीम के हक में अपना जो राइट ऑफ वोट है उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी हुकूमत के पास नंबर गेम का कोई मसला पैदा नहीं हुआ। अगर दो वोट कम पड़े थे तो मौलाना साहब की जमात के और तहरीक इंसाफ की जमात के जो लोग हैं वो इस तरमीम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। अपोजिशन जिनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि हम इस तरमीम के प्रोसेस को आसानी के साथ आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, आज अपोजिशन ने यू टर्न लिया है। अपोजिशन ने इस वोटिंग के प्रोसेस का बायकॉट किया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन वोटिंग के अमल में अपोजिशन की जमातें, चाहे अचकजई साहब हैं, चाहे पीटीआई है, चाहे एमडब्ल्यूएम है, जमातों ने, इन अपोजिशन की जमातों ने बायकॉट किया है। एमकेएम का जो प्रपोजल था लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि लोकल गवर्नमेंट जब तश्कील पाएंगी वो अपनी मियाद मुकम्मल करेंगी। लोकल गवर्नमेंट की मियाद 5 साल होगी और 5 साल की मियाद मुकम्मल होने से पहले लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं किया जाएगा। जो हाई कोर्ट के जजेस का तबादले का मामला है उसमें यह तरमीम की गई है कि अगर कोई जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जाने से इनकार करता है तो फौरी तौर पे वो रिटायर्ड तस्वर नहीं होगा, बल्कि उन जज साहब का जो मामला है जो ट्रांसफ़र से इनकार करेंगे, ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन जज साहब से उनकी इनकारी की तबादले की ऑफर को एक्सेप्ट ना करने की वजूहात पूछेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पे हुकूमती इत्तेहादी जमातों में मामला तय नहीं पाए तो ये प्रपोजल निकाल दिया गया है 27वीं आईनी तरमीम से। और सबसे अहम खबर जो प्रोपेगेंडा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का नाम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट होगा और आईनी अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहलाएगी। यानी दोनों अदालतों के साथ पाकिस्तान लिखा जाएगा, ये इसमें प्रपोजल आया है। और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी डायरेक्टली आईनी अदालत में अपॉइंट हो पाएंगे। सदारती इस्तेस्ना वाली जो बात थी कि सदर मुमलिकत को रिटायरमेंट के बाद मियाद मुकम्मल होने के बाद ता हयात इस्तेस्ना रहेगा, इसमें यह तरमीम की गई है कि जब वो सदर से मियाद मुकम्मल होने के बाद सदर के ऑफिस से निकलेंगे
फिर अगर कोई वो इलेक्शन लड़के किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का हिस्सा बन जाते हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर बन जाते हैं, तो इस सूरत में उनका ताहयात जो इस्तिस्ना है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो 27वीं आईनी तरमीम से जुड़ी जो पार्लियामेंट साइड पे, जो पॉलिटिकल साइड पे डेवलपमेंट से पिछले चंद घंटों की, उनकी डिटेल्स आ गई आपके सामने। अब हम बात कर लेते हैं जो जस्टिस मंसूर इरशाद साहब ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को। 6 सफ़ात का जो ख़त है, इस ख़त के अहम तरीन नुकात पे हम बात करेंगे। नाज़रीन, इस ख़त में मंसूर इरशाद साहब ने 27वीं आईनी तरमीम पर तशवीश का इजहार किया है। मंसूर इरशाद साहब ने कहा कि अदालती निज़ाम का जो बुनियादी ढांचा है, उन्हें इत्तलात मिली हैं या इत्तलात ये हैं, मंसूर इरशाद साहब कहते हैं अदालती निज़ाम के बुनियादी ढांचों को हुकूमत जो है उसकी तंजीमी नौ पर गौर कर रही है। और एग्जेक्टिव मंसूर इरशाद साहब ने ख़त में लिखा कि यकतरफा तौर पे ये नहीं कर सकती ऐसी कोई भी तरमीम जो अदालती निज़ाम के बुनियादी ढांचे में तरमीम या तब्दीली से मुतल्लिक हो, उस पर अदलिया से मुशावरत होनी चाहिए। अदलिया से मजमूई तौर पे, इदारा जाती तौर पे और तमाम जजेस के साथ ये मुशावरत ज़रूरी है। आप अदालत के, अदलिया के ट्रस्टी हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को आज 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, मतलब ख़बर ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम ने मंसूर इरशाद साहब से ये मनवा लिया है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले वो 26वीं आईनी तरमीम को आड़ बना के कहते थे कि आपका ये ओहदा याहिया अफरीदी साहब मुतनाज़ा है, अभी उनको मुकम्मल चीफ जस्टिस नहीं मानते थे। लेकिन भला हो 27वीं आईनी तरमीम का कि मंसूर इरशाद साहब से ये भी मनवा दिया है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। आगे चल के जो बात अपने ख़त में मंसूर इरशाद साहब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से की है कि अदलिया के बुनियादी ढांचे में अगर तरमीम करना है तो बामानी मुशावरत होनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि अदलिया की मुशावरत के बगैर ये कानून साजी आगे नहीं बढ़ सकती। अब नाज़रीन, जो हमारे दोस्त कहते हैं कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो आज़ाद मंस जजेस हैं, इंडिपेंडेंट जज हैं, आज़ाद जज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं, मुझे आप आइन का कोई आर्टिकल दिखा दें जिसमें पार्लियामान को इस बात का पाबंद किया गया हो कि आपने आइन में तरमीम करनी है, कोई भी तरमीम करनी है, अदलिया से मुतल्लिक करनी है या किसी और सब्जेक्ट से मुतल्लिक आपने करनी है, वो तरमीम करने से पहले आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, आप हाई कोर्ट के जजेस के साथ मुशावरत करेंगे। इसकी कोई एक मिसाल, कोई आप आर्टिकल मुझे आइन का बता दें तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। और इस बात का एतराफ़ खुद मंसूर इरशाद साहब ने लेटर में भी कर लिया है कि किसी आर्टिकल की उन्होंने भी निशानदेही नहीं की है कि आइन का कौन सा आर्टिकल पाबंद बनाता है एग्जेक्टिव को और पार्लियामान को कि अगर आपने अदलिया से मुतल्लिक कोई तरमीम करनी है या आइनी अदालत बनानी है आपने, तो आप आला अदलिया के जजेस के साथ मुशावरत करेंगे। ऐसे किसी आर्टिकल की अपने पूरे 6 सफ़ात के ख़त में मंसूर इरशाद साहब ने निशानदेही करने से कासर रहे हैं। मंसूर इरशाद साहब ने अपने इस लेटर में 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया और 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र करके मंसूर इरशाद साहब ने कहा कि जो 27वीं आईनी तरमीम हो रही है ये इस सारे अमल को मशकूक बना रही है। ये 27वीं आईनी तरमीम में, मतलब मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि मंसूर इरशाद साहब ये कह रहे हैं कि वो जो गलती 27वीं तरमीम में हुई उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। अब नाज़रीन, जजेस का जो हल्फ है, जजेस का हल्फ यह है कि आपने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। क्या जजेस के आइन में यह है कि आप खतूत लिख के जो मुकन्नन का अख्तियार है कानून साजी का, आइन साजी का, अमेंडमेंट करने का, आप उसमें जो है क्वेश्चन कर सकें? अब मंसूर इरशाद साहब ने जिन ममालिक का हवाला दिया है, बरतानिया का, केनिया का, जनूबी अफ्रीका का, कि वहाँ पर जो आइनी अदालतें बनी हैं वो कैसे बनी हैं, उसका तरीक़ाकार क्या था, और फिर मंसूर इरशाद साहब ने अपने लेटर में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का हवाला दिया है और कहा है कि वहाँ पे तो आइनी अदालत है नहीं, वहाँ पर तो इंटरप्रिटेशन का काम और जो बाकी केसेस हैं जो इंटरप्रिटेशन से मुतल्लिका नहीं होते वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका की अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ या आला अदालतों के साथ कंपैरिजन करना है तो क्या वहाँ के जजेस इस तरह के खतूत लिखते हैं
کیا وہاں کے ججز جوڈیشل ایکٹیویزم کی آڑ میں جو ایگزیکٹو ہے اس کا جینا دو بھر کرتے ہیں؟ کیا وہاں کی عدلیہ سپریم کورٹ ہے چاہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، کیا وہ سو موٹو کی آڑ میں آرٹیکل 184(3) کی آڑ میں اپنے پرائم منسٹرز کو، اپنی حکومتوں کو یا گھر بھیجتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، حکومتوں کا خاتمہ کرتے ہیں؟ کیا وہاں کی عدالتیں یہ سب کچھ کرتی ہیں؟ اگر کمپیریزن کرنا ہے تو پھر یہ کمپیریزن تو نہیں ہو سکتا۔ اب منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں تو آئینی عدالت 6 سال کے لیے بنانے کی تجویز دی گئی تھی، لیکن یہاں پر تو آئینی عدالت جو ہے مستقل بنیادوں پہ بنانے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یہ آئینی عدالت کیوں بنائی جا رہی ہے؟ تو منصور علی شاہ صاحب نے کیا لکھتے ہیں آئینی عدالت سے متعلق؟ ابھی آئینی عدالت کا مقدمہ آنا ہے، آئینی کورٹس میں سنا جانا ہے۔ ہو سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب آئینی عدالت میں جائیں، ان کو آئینی عدالت کے لیے نامینیٹ کیا جائے اور وہ نامینیشن کو ایکسیپٹ بھی کر لیں، لیکن منصور علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کمزور اور کنٹرول ہو کے سیاسی آلہ بن جائے گی۔ ججز آئینی عدالت میں جو ججز کی تقرری ہوگی وہ آئینی اصول کے بغیر کی جائے گی، اور اس طرح کا جو انتظام ہے اس سے عدالتی عمل میں ہیرا پھیری کی دعوت دیتا ہے اس طرح کا انتظام۔ اور منصور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آئینی عدالت جو ہے جو اس طریقے سے تخلیق کی جائے گی، بنائی جائے گی، وہ آزاد نہیں ہو سکتی، اور اس آئینی عدالت کے ذریعے سیاسی مفادات کو پورا کیا جائے گا، جمہوریت کو نقصان پہنچے گا، عدلیہ کی آزادی اور ججز کا جو استحقاق ہے، عدلیہ کی آزادی ججز کا استحقاق نہیں ہے، بلکہ عدلیہ کی آزادی ثوابدیدی اختیارات کے خلاف عوام کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تو اس خط میں منصور علی شاہ صاحب نے یحییٰ فرید صاحب سے یہ کہا ہے کہ آپ فل کورٹ کا اجلاس بلائیں، پیشگی مشاورت کے بغیر ایسی کوئی ترمیم تو پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس بھی نہیں ہو سکتی۔ تو منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ فل کورٹ کا اجلاس بلائیں، ججز کا کنونشن آپ کو بلانا چاہیے، آپ اعلیٰ عدالت کے گارڈین ہیں، قیادت آپ کے سپرد ہے، تو اس کا تحفظ کرنا سپریم کورٹ کی ساکھ کا، وقار کا، کانسٹیٹیوشنل آرڈر کا، اس پر آپ کی دور اندیشی اور آپ کا جو عزم ہے اس کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے تحفظ کرنا ہے کانسٹیٹیوشنل آرڈر کا، سپریم کورٹ کی ساکھ اور وقار کا۔ اب ناظرین، آج یحییٰ فریدی صاحب کو جو خط منصور علی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں، مجھے یاد آتا ہے کہ اس خط نے قاضی فائصہ صاحب کو سرخرو کر دیا ہے، جو چیف جسٹس ہوتے ہوئے ہر معاملے پہ، جب طارق مسعود صاحب سینئر پیونی جج تھے اور جب منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج بنے، ہر معاملے میں ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے، ساتھ لے کے چلتے تھے، ان کی مشاورت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ جو 26ویں آئینی ترمیم کا پرپوزل حکومت کا تھا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب وزیر قانون اٹارنی جنرل وہ پرپوزل لے کے چیف جسٹس کے پاس آئے تھے کہ ہم یہ جوڈیشری سے متعلق ترمیم 26ویں ترمیم کے ذریعے کرنے جا رہے ہیں، تو قاضی فائصہ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو ساتھ بٹھا لیا تھا کہ مجھے تو ایکسٹینشن نہیں چاہیے، اگلا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہے، اس کو بھی مشاورت میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ پھر ترمیم تو آئندہ آنے والے چیف جسٹس سے متعلقہ ہوگی، میں نے تو چلے جانا ہے۔ تو اس ترمیم کے بعد جو کچھ منصور علی شاہ صاحب نے معذرت کے ساتھ جان کی امان پاتے ہوئے جو کیا مخصوص نشستوں کے کیس میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو عدالت میں سماعت ہوتی رہی مخصوص نشستوں کی، وہ تو آپ دیکھتے رہے، لیکن بیہائنڈ دا ڈور، پسِ پردہ کیا چلتا رہا، میں نے رات کے ویلاگ میں آپ کو بتایا۔ اب ناظرین، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ، قاضی فائصہ صاحب تو سرخرو ہو گئے کہ وہ مشاورت میں سب ججز کو، خاص طور پہ سینئر پیونی جج کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ اب منصور شاہ صاحب شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مشاورت میں آپ شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ اگر یحییٰ فرید صاحب کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے تو منصور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیویجول نہیں ہو سکتی، یہ اجتماعی طور پہ مشاورت ہونی چاہیے۔ بھلا ہو 27ویں آئینی ترمیم کا قاضی فائصہ کی بھی یاد دلوا دی۔ اب ناظرین، جو خبر بڑی ہے کہ اس 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے میری ذرائع کے مطابق یحییٰ فرید صاحب کو بھی پیشکش کی گئی تھی۔ یحییٰ فرید صاحب کو یہ پیشکش ہوئی تھی کہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں چیف جسٹس کا جو ٹینیور ہے، جو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے 3 سال کے لیے، تو آپ کا یہ ٹینیور ہم 65 سال کا کر دیتے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ ناظرین، چیف جسٹس یحییٰ فرید صاحب جو ہیں، سپریم کورٹ کے جج کی جو میعاد ہوتی ہے وہ 65 سال کی ایج تک ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کا جج 65 سال کی ایج پہ پہنچنے پہ ریٹائر ہو جاتا ہے۔
لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں جو شک شامل کی گئی ہے کہ چیف جسٹس کا ٹینیور جو ہے وہ 3 سال کا ہوگا، تو یحییٰ فریدی صاحب 65 سال سے 2 سال پہلے سپریم کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو آفر یہ آئی تھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ذرائع کے مطابق، یحییٰ فریدی صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ ہم اس کو 65 سال کر دیں، آپ پھر 2 سال مزید سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے، تو یحییٰ فریدی صاحب نے آفر ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا کہ جو 3 سال کا ٹینور ہے بس میرے لیے وہی کافی ہے، میں اپنا 3 سال کا ٹینور پورا کرنے کے بعد گھر چلا جاؤں گا، اسے آپ 65 سال نہ کریں۔ تو ایک بڑی پیشکش حکومت کی ڈائریکٹ آئی یا انڈائریکٹ آئی، اس پیشکش کو ماننے سے، ایکسیپٹ کرنے سے یحییٰ فریدی صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ میں 65 سال تک نہیں، جو 3 سال کی میعاد کے مطابق میرا جو مدت ملازمت بنے گی میرے لیے وہی کافی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔